हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसमें मैंने भय्यू प्रश्न नहीं लिए। भय्यू प्रश्न का तात्पर्य यहाँ पर यह है जिसका उत्तर सभी को पता होता है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि थोड़े लेवल के हैं, जो आपको पता होना चाहिए, और इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वहाँ पर इनको करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो हम लोग आज वीडियो में इसको देखते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसे भारत में पूर्व का स्कॉटलैंड नाम से जाना जाता है? तो किसको पूर्व का स्कॉटलैंड नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो शॉर्ट नेम होते हैं उसका पूछा जाता है राज्यों का, ठीक है ना। तो पूर्व का स्कॉटलैंड नाम से किसे जाना जाता है? तो पूर्व का स्कॉटलैंड नाम से शिलांग को जाना जाता है। शिलांग कौन से राज्य की राजधानी है? तो ये मेघालय की राजधानी है शिलांग। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। पूर्व का स्कॉटलैंड बोले तो आपको क्या बताना है? शिलांग को कहते हैं। पूर्व का स्कॉटलैंड मतलब शिलांग, ठीक है। आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है। पूर्व का स्कॉटलैंड मतलब क्या होगा? शिलांग। मैं 2 से 3 बार इसीलिए कहता हूँ, बार बार आपको बोलता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। आपको वीडियो के साथ में इसको रिपीट करते हुए चलना है। तो पूर्व का स्कॉटलैंड नाम से किसको जानते हैं? शिलांग को जानते हैं। शिलांग कहाँ आता है? मेघालय में आता है। मेघालय की राजधानी बिल्कुल सरल है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। यदि यहां तक पूछता तो हम लोग बता देते कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। पर ये क्या बोल रहा है? प्रथम भारतीय महिला पहलवान, ठीक है ना। तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन है? तो भारतीय महिला पहलवान कौन है? तो साक्षी मलिक है। कौन है? साक्षी मलिक। इन्होंने 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था 2016 में, इसमें साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता था, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली यदि प्रथम भारतीय महिला बोले कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि वेट लिफ्टर थी, ठीक है ना। तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान बोले तो आपको बताना साक्षी मलिक, ठीक है ना। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि साक्षी मलिक ने 2016 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, और साक्षी मलिक का संबंध है हरियाणा राज्य से। कहां से? हरियाणा राज्य से। और एक पहलवान है, 2016 में प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने पहलवानी में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। कोई पदक जीता था 2016 में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, जो तानसेन समारोह हो गया, ठीक है, खजुराहो का जो नृत्य समारोह हो गया, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि कौन से महीने में इनको मनाया जाता है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अभी हमारे सामने तानसेन समारोह, मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, जो तानसेन समारोह है ये ठंड में मनाया जाता है और दिसंबर माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? दिसंबर माह में मनाया जाता है। 4 दिन तक चलता है। ग्वालियर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? ग्वालियर में मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह दिसंबर में आयोजित किया जाता है। कहां पर आयोजित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो गाथा जलप्रपात जो है, आपको यदि पता है तो आप कमेंट में मेरे से पहले बता सकते हैं। तो गाथा जलप्रपात जो है यह मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है गाथा जलप्रपात। तो गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। और आपको ध्यान रखना है, पन्ना जिले को आंवला जिला भी कहा जाता है। तो गाथा जलप्रपात यदि आपको पूछा जाए, गाथा बोले तो आपको पन्ना लगाना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, क्योंकि आप यदि इस लेवल पे तैयारी कर रहे हो, एग्जाम निकालने के लेवल पे तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये बिल्कुल भय्यू क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए। तो नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तवा नदी। कौन सी नदी है? तवा नदी। अब तवा नदी कहां से निकलती? तो आपको ध्यान रखना है कि महादेव पर्वत होशंगाबाद से निकलती। कहां से निकलती है? होशंगाबाद से निकलती है, महादेव पर्वत में। और होशंगाबाद में अपना पूरा संपूर्ण चक्कर कंप्लीट करके नर्मदा में मिल जाती है। तो नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी यदि अपने को पूछी जाए, यदि एग्जाम में पूछता है कि नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो हम बताएंगे तवा नदी, ठीक है। इस पे एक तवा डैम बना हुआ है जिसकी लंबाई कितनी है? 1322 मीटर है। कितनी है? 1322 मीटर है। आपको ये लंबाई भी ध्यान रखना है, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा
जो डैम है तवा नदी पर बना हुआ हमारा तवा डैम है, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है 1322। यदि सबसे बड़ा सड़क पुल बोले तो वो सिंध नदी पे बना हुआ है, ठीक है ना, सबसे बड़ा सड़क पुल बोले तो सिंध नदी पर बना हुआ है। और सबसे बड़ा यदि आपको डैम पूछा है लंबाई में तो कौन सा है, तवा नदी का डैम है जो कि 1322 मीटर का है। आगे बढ़ते हैं, भारत में साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है इस चीज को। भारत में साहित्य अकादमी की यदि बात कर रहे हैं तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय दिल्ली में, कहां पर है, दिल्ली में। किसकी, भारत में साहित्य, कहां पूछा है, भारत में साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहां है, दिल्ली में। यदि यही प्रश्न पूछता कि मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहां है तो भोपाल में है, और मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी तो 1954 में हुई थी। आपको ध्यान रखना है, यदि मध्य प्रदेश की साहित्य अकादमी की बात करें तो आपको 1954 में स्थापना बताना है, और भारत की साहित्य अकादमी है ये नई दिल्ली में, और मध्य प्रदेश की साहित्य अकादमी कहां है तो ये भोपाल में। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी, मध्य प्रदेश का साहित्य अकादमी कहां पर है तो ये भोपाल में, और भारत का कहां पर है, नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, पंडित रविशंकर एक प्रसिद्ध वादक थे, तो भैया ये किसके वादक थे आपको बताना है, बिल्कुल सरल प्रश्न है, आप इसको बता सकते हैं। तो पंडित रविशंकर जो है एक प्रसिद्ध सितार वादक थे। कौन थे, सितार वादक थे, आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो पंडित रविशंकर, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पंडित रविशंकर आपको जहां भी दिखे तो आपको सितार दिखना चाहिए उनके हाथ में, ठीक है ना। तो पंडित रविशंकर सितार वादक थे। पंडित रविशंकर क्या बजाते थे तो सितार बजाते थे। आगे बढ़ते हैं, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना, पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान, ठीक है, मतलब पर्यटन और यात्रा का मैनेजमेंट आपको कहाँ सिखाया जाएगा तो ये आपको मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिखाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है तो ये ग्वालियर में। तो भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान कहाँ है, ग्वालियर में। पर्यटन और यात्रा की बात कहां पे करेंगे, इसका मैनेजमेंट कहां करेंगे तो ग्वालियर में करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान। यदि आप जिम कार्बेट सोच रहे हो तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो जिम कार्बेट है। कौन सा है, जिम कार्बेट है। आपको इसका पुराना नाम याद होना चाहिए, इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। क्या है, हेली नेशनल पार्क, और इसको 1936 में नेशनल पार्क बनाया गया था। आपको यह भी चीज ध्यान रखना है। तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो जिम कार्बेट है। पुराना नाम क्या है, हेली नेशनल पार्क। 1936 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था। और आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क यदि पूछे, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यदि पूछे तो आपको बताना है हेमिस। कौन सा है, हेमिस। कहां पर है ये तो लद्दाख में है। हेमिस कहां पर है, लद्दाख में है। और यदि जिम कार्बेट के बारे में पूछे तो जिम कार्बेट का पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। 1936 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था। और भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कार्बेट है, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन सा है, हेमिस। हेमिस कहां है, लद्दाख में। आगे बढ़ते हैं, किसे निमाड़ का पेरिस कहा जाता है तो भाई निमाड़ का पेरिस कौन से जिले को कहा जाता है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, भैयू प्रश्न है ये, इसको आप बताना चाहोगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो निमाड़ का पेरिस जो है बड़वानी जिले को कहा जाता है। निमाड़ का पेरिस किसे कहा जाता है, बड़वानी जिले को कहा जाता है। बड़वानी इंदौर संभाग का जिला है। बड़वानी कौन से संभाग का जिला है, इंदौर संभाग का जिला है। बड़वानी में एक आपको ध्यान रखना है, एक स्थान है सेंधवा। सेंधवा नाम से पूछा जाता है कि सेंधवा कौन से जिले में आता है तो आपको बताना है बड़वानी जिले में आता है। सेंधवा कौन से जिले में आता है, बड़वानी जिले में आता है। और 52 गजा जहां पर भगवान आदिनाथ की मूर्ति है, 52 गजा जहां पर भगवान आदिनाथ की मूर्ति है, ये भी बड़वानी जिले में आता है। और बड़वानी जिले में आपको चावल अनुसंधान केंद्र, ठीक है, मध्य प्रदेश का। भारत का कहां मिलेगा तो भारत का आपको कटक में मिलेगा चावल अनुसंधान केंद्र। लेकिन मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान केंद्र यदि आपसे पूछा जाए तो वो आपको बड़वानी में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो निमाड़ का पेरिस बोलते हैं, निमाड़ का क्या बोलते थे, पेरिस बोलते हैं। किसको, बड़वानी को बोलते हैं निमाड़ का पेरिस, ठीक है ना। और बड़वानी कौन से संभाग का है तो ये इंदौर संभाग का है, ठीक है। यहां पर आपको सेंधवा स्थान देखने को मिलेगा, 52 गजा में आपको आदिनाथ भगवान की मूर्ति देखने को मिलेगी, और चावल अनुसंधान केंद्र आपको मध्य प्रदेश का यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, गांधी सागर बांध की नींव का पत्थर
किसके द्वारा रखा गया? तो देखो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसमें इंसान क्या करता है, तुक्के ही लगाता है। इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई, इसका जो उद्घाटन हुआ, मतलब इसका जो शिलान्यास हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है गांधी सागर बांध की नींव ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई है। ठीक है, गांधी सागर जो बांध है इसकी नींव का पत्थर किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गांधी सागर डैम का नींव का पत्थर रखा गया था, आपको ध्यान रखना है। तो इसका शिलान्यास किसने करा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब यदि पूछता है कब किया था, तो 1953-54 में किया था। कब करा था? 1953-54 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी सागर डैम का शिलान्यास किया था, मतलब वहां पर उसका भूमि पूजन कर दिया था। ठीक है ना, हमारी भाषा में। तो आपको ध्यान रखना है गांधी सागर कंप्लीट कब हुआ? तो ये 1960 में बन के तैयार हो गया था, आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो गांधी सागर बांध का नींव का पत्थर किसने रखा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। कब रखा? 1953-54 में रखा। और गांधी सागर डैम बन के तैयार कब हुआ? 1960 में हुआ है। ठीक है, अब यदि पूछा जाए कि भैया गांधी सागर डैम कौन सी नदी पे है, तो आप ये लेवल की तैयारी कर रहे हो, यदि आप एग्जाम निकालना चाह रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि गांधी सागर डैम जो है ये चंबल नदी पर है। और कहां पर है? तो मंदसौर में। आपको ये चीज ध्यान में रखना है। अब आपको एक और चीज यहां पर ध्यान रखना है कि जो गांधी सागर डैम है ये कितने मेगावाट बिजली बना रहा है? तो आपको ध्यान रखना है 115 मेगावाट। कितनी बना रहा है? 115 मेगावाट। फिर से बता देता हूं, गांधी सागर जो डैम है इसका जो शिलान्यास या इसका भूमि पूजन किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? 1953-1954 में। ठीक है, और ये बन के तैयार कब हुआ? 1960 में बन के तैयार हुआ। कितनी बिजली बना रहा है? तो 115 मेगावाट बिजली का निर्माण कर रहा है गांधी सागर डैम। और कौन सी नदी पर? तो चंबल नदी पर। कहां पर? तो मंदसौर में। इतनी चीज आपको गांधी सागर डैम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, अब यदि बात आती है बाणसागर डैम की बारे में, बाणसागर डैम जो कि कहां बना है? सोन नदी पर। ध्यान से सुनना, बाणसागर की बात कर रहा हूं जो कि सोन नदी पे बना है। कहां पर बना है? सोन नदी पर बना है, शहडोल के देवलोन में। कहां बना है? शहडोल के देवलोन में बाणसागर डैम। ठीक है, तो इसका जो नींव का पत्थर है, इसका जो शिलान्यास है, इसका जो भूमि पूजन है, तो बाणसागर का भूमि पूजन किसने किया था? तो मोरारजी देसाई ने किया था। किसने किया था? मोरारजी देसाई ने किया था। इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस के 2017 के पेपर में ही पूछा गया था कि बाणसागर डैम का जो अपना जो शिलान्यास है, जो भूमि पूजन है, किसने किया था? तो मोरारजी देसाई ने किया था। अब हम बात करते हैं सरदार सरोवर डैम की बात, है ना। सरदार सरोवर डैम की बात कर रहे हैं, तो सरदार सरोवर डैम का जो शिलान्यास है किसने किया था? तो हम आसानी से, जिसको नहीं पता है बोल देंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। सरदार सरोवर डैम इसका शिलान्यास भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जो सरदार सरोवर डैम है इसका शिलान्यास किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? 1961 में किया था। ठीक है ना, तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है। गांधी सागर पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाणसागर मोरारजी देसाई, और सरदार सरोवर डैम नेहरू जी के द्वारा इनका शिलान्यास किया गया था। ठीक है, नाथूराम प्रेमी एक कवि एवं किस धर्म के क्षेत्र में बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे? तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। व्यापम ने यह प्रश्न पूछा है, कहीं ना कहीं रिपीट हो सकता है। तो नाथूराम प्रेमी एक कवि थे, ये तो हमको पता है। नाथूराम प्रेमी क्या थे? एक कवि थे। और कौन से धर्म के क्षेत्र में एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे? तो आपको बताना है ये जैन धर्म के क्षेत्र में एक ज्ञानी व्यक्ति थे। तो आपको ध्यान रखना है, नाथूराम प्रेमी यदि पूछा जाए कौन से धर्म से संबंधित, तो जैन धर्म। आपको बताना है जैन धर्म। नाथूराम प्रेमी जैन धर्म। नाथूराम प्रेमी कौन से धर्म से रिलेटेड? तो जैन धर्म के ज्ञानी व्यक्ति थे। आगे बढ़ते हैं, कोयना जल विद्युत परियोजना इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। कोयना जल विद्युत परियोजना, ठीक है, कोयना जल विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में कोयना जल विद्युत परियोजना? तो ये महाराष्ट्र में कोयना नदी पर है। आपको ये चीज ध्यान रखना है। आपको लास्ट में वीडियो में बताना है आपको 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न के सही उत्तर पता थे। इससे आपको अपना लेवल पता चलेगा कि आप कौन से लेवल पे। यदि आपको इसमें से कुछ प्रश्नों को उत्तर नहीं याद हो रहे तो आपको व्यापम के पुराने पेपर डाउनलोड करके उसका जीके पढ़ना है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं आपके लिए डेली इस प्रकार के वीडियो लाऊंगा। आज 20 प्रश्न लेकर आया हूँ, कल को 25, 30, 40, 50 हम लोग आगे इसको बढ़ाते रहेंगे, ठीक है ना। तो कोयना जल विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में। कोयना कहाँ है? महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में कोयना नदी पर है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति नहीं है? नहीं है से मतलब नहीं है हमको
नहीं है वो तो ऑटोमेटिक बता दे। कौन कौन सी है ये याद कर लो, क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है। तो कौन सी नहीं है पहले ये बता देता हूं। तो ये स्वाति तिरुनाल, ये नहीं है, तो इनका नाम तो अपने को याद ही नहीं करना है, ठीक है। तो मुत्तुस्वामी दीक्षित, मुत्तुस्वामी दीक्षित कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में शामिल है। कौन? मुत्तुस्वामी दीक्षित। एक बार बोल के देख लो, मुत्तुस्वामी दीक्षित कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में शामिल है। एक है त्यागराज, सब कुछ त्याग दिया इन्होंने, त्यागराज कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में शामिल है, यह आपको बोल के देखना है, ठीक है। श्यामा शास्त्री, श्यामा शास्त्री कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में शामिल है। तो मुत्तुस्वामी, त्यागराज और श्यामा शास्त्री, कौन कौन? श्यामा शास्त्री, मुत्तुस्वामी और त्यागराज, ये तीनों कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में शामिल। ये तीनों को क्या कहा जाता है? कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है। मुत्तुस्वामी दीक्षित, त्यागराज और श्यामा शास्त्री। आगे बढ़ते हैं। भोपाल किस वर्ष में मध्य प्रदेश की राजधानी बना? बिल्कुल भैया प्रश्न है, आपको सभी को पता होना चाहिए। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कब बना? तो 1956 में बना। कब बना? 1956 में भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बना। अब भाई बात आती है कि ये प्रश्नों को हमने इस वीडियो में शामिल क्यों किया है, तो इससे रिलेटेड एक प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है कि भोपाल जिला कब बना। राजधानी तो 1956 में बन गया था, लेकिन जिला कब बना? तो ये 1972 में बना। तो भोपाल जिला कब बना था? 1972 में बना था, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी 1956 में भोपाल बन गया था, लेकिन जिला कब बना? 1972 में। और भोपाल किससे अलग होकर बना है? तो सीहोर से अलग होकर जिला बना था 1972 में। आगे बढ़ते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बिल्कुल सरल प्रश्न है, आप सभी को पता है कि सरदार सरोवर जो डैम है ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। किस पे बनाया गया? सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर बनाया गया है। आपको ध्यान रखना है 1961 में इसकी नींव का पत्थर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया था। तो सरदार सरोवर की बात आए और नींव का पत्थर रखने की बात करें तो 1961 में नेहरू जी के द्वारा सरदार सरोवर डैम के नींव का पत्थर शिलान्यास किया गया था, ठीक है। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। आपको ये चीज ध्यान रखना है। अब भाई 1961 से बनता हुआ आ रहा था, तो ये 17 सितंबर 2017, कब? 17 सितंबर 2017, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बनके तैयार हो गया और उसी दिन नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन कर दिया गया, ठीक है। तो सरदार सरोवर डैम कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। इसका शिलान्यास मतलब भूमि पूजन, इसकी नींव का पत्थर किसने रखा था? नेहरू जी ने रखा था। इसका जो उद्घाटन है 2017 में किसने किया? तो हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब इसका जो ऊंचाई है वो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी लेकिन आपको फिर भी ध्यान रखना है, कभी गलती से पूछ ली तो आपको पता होना चाहिए। तो इसकी ऊंचाई है 138.68 मीटर। कितनी है? 138.68 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। आपको यहां पर एक और चीज ध्यान रखना है, सरदार सरोवर जो डैम बना है तो इसमें जो भी चीजें डूब में आई हैं, तो हमारी जो पुरानी चीजें, ऐतिहासिक धरोहर है, जो चीजें ये भी डूब में आई, तो इनका एक म्यूजियम बनाया है। क्या बनाया है? म्यूजियम बनाया है। तो ये म्यूजियम कहां पर है? तो ये कसरावद में। कहां पर है? ये कसरावद में। और कसरावद कहां आता है? तो खरगोन जिले में आता है। तो आपको ध्यान रखना है सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। 1961 में नेहरू जी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ऊंचाई 138.68 मीटर है। आपको ध्यान रखना है इसका जो म्यूजियम है ये कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के कसरावद में, जो कि खरगोन जिले में आता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शहरों में से किसे भारत का सुनियोजित शहर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश की परीक्षा में पूछा गया है। भारत का सुनियोजित शहर, तो भारत का सुनियोजित शहर चंडीगढ़ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चंडीगढ़ को कहा जाता है। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन भी है, आपको ये भी चीज ध्यान रखना है। तो रॉक गार्डन कहां है यदि पूछा जाए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है रॉक गार्डन कहां है? तो चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। भारत का सुनियोजित शहर कहा जाता है किसे? चंडीगढ़ को कहा जाता है। इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। भारत का सुनियोजित शहर यदि पूछा जाए तो आपको चंडीगढ़ बताना है। हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। रॉक गार्डन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। किसे भारत के आर्किड राज्य के नाम से जाना जाता है? तो भैया किसे आर्किड राज्य कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में पूछा जाता है, रिपीट भी होता है। तो भारत के आर्किड राज्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो आर्किड राज्य हमारे अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है।
आर्किड राज्य भारत में किसे कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को आर्किड राज्य कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्किड राज्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है, कौन सा राज्य को जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आप सभी को पता होगा ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश हमारे जो राज्यों से लगता है उनका नाम आपको याद होना चाहिए, असम, नागालैंड, ठीक है। और ये कौन कौन से देशों से लगता है अरुणाचल प्रदेश? तो ये भूटान से भी लगता है, म्यांमार से भी लगता है और चीन से भी लगता है। तो अरुणाचल प्रदेश कौन कौन से देशों से लगता है? तो म्यांमार, भूटान और चीन। चीन में भी कहां लगता है? तिब्बत से लगता है। तो असम और नागालैंड से भी लगता है, म्यांमार, भूटान और चीन से लगता है। आपको ये चीज ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कौन नाखून कला एवं नाखून पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नाखून कला और नाखून पेंटिंग के लिए, मतलब नाखून के ऊपर वो कला और पेंटिंग करते हैं, तो इसके लिए कौन प्रसिद्ध है और एवं इसी में इनका पेटेंट भी है। तो ये सब चीजें बात की बात है, हम लोग पहले इनका नाम याद करते हैं कि नाखून पे जो कला और पेंटिंग कौन कर रहा है, तो इनका नाम है वाजिद खान। आपको ध्यान रखना है, वाजिद खान नाखून कला और नाखून पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो वाजिद खान आपको ध्यान रखना है, नाखून। जब भी मैं वाजिद खान बोलूं या एग्जाम में आपको वाजिद खान नाम दिखाई दे तो आपको नाखून दिखाई देना चाहिए, ठीक है ना। तो नाखून कला एवं नाखून पेंटिंग के लिए वाजिद खान प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले किस जिले में आयोजित होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले किस जिले में आयोजित होते हैं? तो ये होशंगाबाद में होते हैं। होशंगाबाद का नया नाम आपको कमेंट करके बताना है। और होशंगाबाद किस संभाग का हिस्सा है? और होशंगाबाद के साथ साथ दो कौन से जिले उस संभाग में आते हैं, आपको ये भी कमेंट करके बताना है। तो आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न यहीं की यहीं याद हो गए होंगे। यदि आपको ये प्रश्न याद हो गए और वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी से अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।